अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। Always a pleasure. और हमेशा की तरह सर आज भी हम आपसे थोड़ा सीखने की और समझने की कोशिश करेंगे। और एक कल मैं टीवी चैनल्स में इनवाइटेड थी, एक दो टीवी चैनल्स थे जिन्होंने बुला रखा था, लेकिन उसके बाद अचानक से कोई न्यूज़ आ गई और वो शोज जो थे वो कैंसिल हो गए। और न्यूज़ थी कोई क्या नाम है, कर्पूरी ठाकुर, ठाकुर कर्पूरी ठाकुर। ठाकुर कर्पूरी ठाकुर जी, बिल्कुल। उनके हवाले से, और उनको भारत रत्न अवार्ड मिला है और वो बिहार के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके। क्या कहेंगे आप? थोड़ा इनके बारे में बताइए। कल बहुत इनकी न्यूज़ चल रही थी तो हमने कहा थोड़े इन पे बात करते हैं कि इनकी क्या सर्विसेज थी और ये कितने इम्पोर्टेंट हैं, और इस तरह से इतना बहुत बड़ा अवार्ड है जो उनको दिया गया है। जी, ये बहुत बड़ा अवार्ड है और देखिए कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में टू बी ऑनेस्ट जितना कहा जाए उतना कम है। ठीक है ना? कर्पूरी ठाकुर जी, उनकी जो डेथ हो गई थी वो 1988 के करीब हुई है। मगर इन्होंने बिहार में, चूंकि बिहार एक कास्ट रिडन सोसाइटी थी, तो इन्होंने, ये खुद भी एक नाई फैमिली में यानी लो कास्ट फैमिली में पैदा हुए थे, फिर वहां से चीफ मिनिस्टर तक का सफर इन्होंने तय किया। राम मनोहर लोहिया जी के साथ थे ये। और जो एक सोशल जस्टिस यानी जो कास्ट सिस्टम की प्रॉब्लम से लड़ने में इन्होंने काफी योगदान दिया, और एक सामाजिक न्याय जिसको सोशल जस्टिस कहते हैं उसको लेके इन्होंने बहुत काम किया। बहुत ही सरल इंसान थे, और इतने सरल थे आप ये जान लीजिए कि इनके पास अपना घर भी नहीं था जबकि ये चीफ मिनिस्टर थे। और ऑनेस्ट इतने थे कि जिसको बोला नहीं जा सकता। और अगर मोदी जी ने दिया है भारत रत्न, तो ये समझ लीजिए वो ऐसे नहीं देते, क्योंकि मोदी जी को अब इलेक्शन जीतने के लिए भारत रत्न देने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी का इलेक्शन 2024 डन एंड डस्टेड है। कुछ चमत्कार हो जाए तो बात अलग है, वरना 2024 की डील तो डन एंड डस्टेड है। लोग को जो जो चाहिए था उन्होंने दे दिया। अपनी जो उनका मैनिफेस्टो था वो सब मोदी जी ने दे दिया। प्लस मोदी जी खुद भी अपने आप में एक इतनी जबरदस्त पर्सनालिटी है कि लोग उनके नाम पे वोट, 2 बार तो उन्होंने, दुनिया ने, भारत ने दिखा दिया ना कि मोदी जी के नाम पे वोट मिलता है। तो अगर मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को वोट दिया है तो जरूर कुछ उनमें बहुत स्पेशल है। और मैं एक बात, चूंकि मैं उस समय, मैं जब उनकी देहांत हुआ कर्पूरी ठाकुर जी का 1988 में, मुश्किल से 8 साल का लड़का था। और फिर जो मैंने पढ़ाई पढ़ी उसमें तो कोई बहुत ज्यादा मेंशन मुझे कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में या राम मनोहर लोहिया जी के बारे में कुछ मिलता नहीं है। तो हम लोग को कोई खास पता भी नहीं है कि क्या थे। तो वो उस जनरेशन के जो लोग थे, जो 1960, 70 और 80 के दशक के लोग थे, जो जिन्होंने की सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ी, कांग्रेस के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी, और एक स्टेट में रिजर्वेशन लाने का ओबीसी को, ये जो बाद में जो मंडल कमीशन बनाया गया था, इसकी जो जो बीज था वो कर्पूरी ठाकुर जी ने लिखा था। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजर्वेशन था वो सिर्फ एससी और एसटी को दिया गया था, और किसी को वो रिजर्वेशन का राइट नहीं था। तो इन्होंने अपनी आर्टिकल 16 के पावर का इस्तेमाल करते हुए एससी एसटी के अलावा और पिछड़ी जातियों को भी इन्होंने जॉब में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की व्यवस्था करी। तो ये उनकी जो पहल थी, बाद में वो एक पिवट साबित हुई, और उसके बाद जो एससी एसटी के अलावा कई और जो थे वो कम्युनिटियां जुड़ी जिनको कि रिजर्वेशन के बेनिफिट दिए गए, ओबीसी के नाम से बनाया गया। फिर मंडल कमीशन आया। मंडल कमीशन में बेसिकली ये था कि आप बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन को कैसे डिटरमाइन करेंगे। उस कमीशन का बेसिक प्रिंसिपल ये था। असल में हमारे यहाँ आर्टिकल 16 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वो क्या करता है कि वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, यानी सरकारी नौकरियों से रिलेटेड है। तो उसमें यह लिखा है कि सरकारी नौकरी के मामले में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। लेकिन उसमें स्टेट को एक पावर दिया गया है, और उस पावर का नाम है रिजर्वेशन की पावर। तो उसकी कंडीशन यह है कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में कि स्टेट यदि किसी को रिजर्वेशन देना चाहे तो दे सकता है, मगर शर्त यह है कि जिसको वो रिजर्वेशन देना चाहते हैं वो बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन हो। सो बैकवर्ड क्लास, नॉट कास्ट, बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन अगर कोई है
तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में स्टेट के पास ये पावर है कि वो उनको रिजर्वेशन दे सकता है। तो पूरा का पूरा ये प्रश्न आता है कि फिर बैकवर्ड क्लास है कौन, और बैकवर्डनेस कैसे डिटरमाइन होगा और क्लास कैसे डिटरमाइन होगा। जैसे बैकवर्डनेस क्या, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी लिया जा सकता है। मान लीजिए कोई सोसाइटी है, वो मान लीजिए ब्राह्मण है, और वो बैकवर्ड इसलिए है क्योंकि वो इकोनॉमिकली पुअर है। तो ये जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 का जो पावर है स्टेट के हाथ में कि बैकवर्ड क्लास सिटीजन को रिजर्वेशन दे दें, तो उसमें बैकवर्ड की डिटर्मिनेशन कैसे होगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि सिर्फ सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस को ही, यानी सोशल एंड एजुकेशनल क्राइटेरिया को ही हम खाली जो है बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया मानेंगे, और कोई क्राइटेरिया जैसे इकोनॉमिक रीजन हो गया या उसका जो है मान लीजिए पॉलिटिकल रीजन हो गया, इन सबको हम बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया नहीं मानेंगे। अगर किसी कम्युनिटी को, क्लास ऑफ सिटीजन्स को बैकवर्ड होना है, तो उसको सोशली बैकवर्ड होना पड़ेगा और एजुकेशनली बैकवर्ड होना पड़ेगा। इन्हीं दोनों ग्राउंड पे हम वो बैकवर्डनेस का लिस्ट बनता है कि किस सोसाइटी को, किस कम्युनिटी को या किस क्लास ऑफ इंडियन सिटीजन्स को एज एन बैकवर्ड दिखाया जा सकता है। और जब मेरे ख्याल से संविधान में व्यवस्था दी गई है जिसमें प्रेसिडेंट जो है कमीशन बनाता है, और उस कमीशन के बनने के बाद यदि कोई कम्युनिटी डिटरमाइन हो जाती है एज एन ओबीसी, तो उसको फिर रिजर्वेशन दिया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कह दिया था कि जो क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, ये आपका केस था इंदिरा साहनी का केस था, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो चूंकि उन्होंने 50% का एक रिस्ट्रिक्शन लगाया था, 50% तो खैर मेरे ख्याल से दुरई चंपकम राजन और उसके बाद के जो केसेस आए एन बालाजी और ये सब जो आया, उसमें ही उन्होंने कह दिया था कि 50% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके फिर मोदी जी ने 50% की सीलिंग को तोड़ा, और उन्होंने आर्टिकल 16 को अमेंड करके अब उसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS को भी रिजर्वेशन देने का पावर दे दिया है। तो ये जो पूरा का पूरा पावर है रिजर्वेशन देने का पिछड़ी जातियों को, इसको शुरुआत करने वाले, इसका सही उपयोग करने वाले ये कर्पूरी ठाकुर जी थे, जिन्होंने सामाजिक न्याय पे दबे हुए पिछड़े और सर्वहारा जो थे उनके लिए उन्होंने रिजर्वेशन दी, उनको सरकारी नौकरी दी, उनके घरों को उठाया। सो दिस इज हिज कंट्रीब्यूशन, इसीलिए उनको मिला है ये। बिल्कुल सही, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि उनके इस सारे काम को जो है उसको देखा गया, वरना तो ऐसा कई बार होता है पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं कि वो लोग बहुत कुछ करते हैं लेकिन उनको वो रिस्पेक्ट और वो दर्जा या उस जगह पे नहीं देखा जाता जो देखना चाहिए। तो ये बहुत एक अच्छी बात है अपने आप में कि आपकी जो गवर्नमेंट इस वक्त है उन्होंने ना सिर्फ ये कि उनके काम को रिकॉग्नाइज किया, रिस्पेक्ट दी, बल्कि एक बहुत बड़े अवार्ड से भी जो है उनको नवाजा सबसे बड़ा अवार्ड है, सिविलियन, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसको, इसकी जो खास बात ये है ना कि मोदी जी ने ये नहीं किया कि हम भारत रत्न सिर्फ उसको देंगे जो बीजेपी से रिलेटेड है या बीजेपी के पार्टी का। चूंकि कर्पूरी ठाकुर जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो जनता, कर्पूरी ठाकुर जी की जो पॉलिटिकल पार्टी थी, एक मिनट दीजिए, इसको आप पॉज कर लीजिए। जी जी। वो जनसंघ के सपोर्ट से जनता पार्टी की सरकार चलाते थे। जनसंघ वही जिसको आज आप बीजेपी के नाम से जानती हैं। सही। तो पर वो बीजेपी की, जनसंघ की गवर्नमेंट नहीं थी, जनसंघ का उनको सपोर्ट प्राप्त था। तो मतलब एक अपनी पार्टी के आदमी को ना दे करके बल्कि दूसरे की पार्टी के आदमी को, जनता पार्टी को इतना बड़ा वो दे देना, ये बहुत बड़ा ही डिसीजन है। और इसका बेसिकली न्यूज ये इसलिए बन गई कि यदि यार कर्पूरी ठाकुर जी बिहार से आते थे, अभी आप अगर बिहार की पॉलिटिक्स को देखें तो वहां बहुत कुछ उथल पुथल चल रही है। एक तो ये इंडी अलायंस जो है, इंडी अलायंस के जो घटक दल हैं, यानी जो उनके मित्र दल हैं, एलाइज हैं, वो एक एक करके इंडी अलायंस से बाहर निकल रहे हैं।
जैसे आपने सुना होगा कल ममता दीदी ने कह दिया कि भाई हम तो नहीं अलायंस करेंगे 2024 के इलेक्शन के लिए, हम तो बंगाल में अकेले लड़ेंगे। उसके बाद आप देखिए आज अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि हम दिल्ली और पंजाब में या शायद पंजाब में हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे कांग्रेस के साथ, हम अकेले जाएंगे। तो इंडिया अलायंस की जो ये नींव है वो दरक रही है। और इंडिया अलायंस के एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टनर है जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार। ये जनता दल जो है, ये जनता पार्टी जो थी कर्पूरी ठाकुर साहब की, उसी के अपभ्रंश है, उसी से निकली हुई ये पार्टियां हैं। तो जनता दल यूनाइटेड का विशेष प्रेम होगा कर्पूरी ठाकुर सिंह से, कर्पूरी ठाकुर जी से, क्योंकि वो उन्हीं के पार्टी के एक तरीके से चीफ मिनिस्टर थे, जिस जनता पार्टी से अलग होकर आज जनता दल यूनाइटेड या राष्ट्रीय जनता दल बना हुआ है, जो कि लालू जी की पार्टी है। तो बिहार के लोगों को, जो कि कर्पूरी ठाकुर को अपना एक समझ लीजिए वो मानते हैं, एहसान मानते हैं कि 26% रिजर्वेशन जो है पिछड़ी जातियों को देने की शुरुआत जो उन्होंने की थी, उसका एक प्रभाव उस समाज पे आज भी है। तो एक तरीके से, और कर्पूरी ठाकुर का जो पिछड़ों के प्रति जो उनका सामाजिक न्याय की पॉलिसी थी, उसका असर न सिर्फ यहाँ पर है बिहार में, बल्कि इसका यूपी में भी अच्छा खासा असर पड़ेगा। तो एक तरीके से जो वोट बैंक है ये इंडिया अलायंस का बिहार में, ये उसके ऊपर भी करारा प्रहार माना जा सकता है। कई लोग उसको उसी दृष्टि से देखेंगे जो इनको हर कुछ पॉलिटिक्स के नजर से दिखा जाता है। जो भारत में कोई भी एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो हर चीज को एक ही एंगल से या एक ही टच स्टोन से नापते हैं, और वो है पॉलिटिक्स, वो है इलेक्शन, वो है सरकार, वो है गवर्नमेंट, दैट्स इट। और कुछ उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वो लोग ये कह सकते हैं कि भाई एक तरीके से इंडिया अलायंस को बिहार में वीक करने का काम किया है मोदी जी के इसने, और जनता दल यूनाइटेड को सोचना पड़ेगा कि क्या अभी भी वो बीजेपी एनडीए अलायंस से दूर रह सकती है। हालांकि ये सूचना आ रही है कि नीतीश कुमार जी फिर से पाला बदलना चाहते हैं। आपको पता है वो कितनी बार पाला बदल चुके हैं कि अब उनको ये भी नहीं पता चलता कि किस पाले में है वो, बदलना कौन सा है। तो वो उनका नाम चल रहा है कि फिर से शायद वो पाला बदल के बीजेपी की साइड में आ सकते हैं। अब देखिए बीजेपी इसको कैसे लेती है, मगर मोदी जी ने चाल चल दी है, वो चाल कि इसका तोड़ तो नहीं है, इसका तोड़ नहीं मिले। बिल्कुल, लेकिन अगर आप जैसे कह रहे हैं कि चाल चल रही है और तोड़ नहीं है, इलेक्शंस भी आ रहे हैं, आपके ख्याल से बीजेपी जो मोदी जी की पार्टी है, उसको कौन सी पार्टी है जो थोड़ा टफ टाइम दे सकती है, या आपको लगता है कि नहीं किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में अब कोई खास दम नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसी होगी जिसके साथ बड़ा कांटे का मुकाबला, जो हमारे यहाँ बोलते हैं, वो चलेगा? देखिए ऐसा है कि आपको समझना पड़ेगा भारत का जो पॉलिटिकल परिदृश्य है, चुनावी दृष्टि से यदि इसकी एनालिसिस की जाए, तो जब जनरल इलेक्शन होता है, तो जनरल इलेक्शन में जो ऐसी पार्टियां जिनकी ऑल इंडिया प्रेजेंस हो, हालांकि ऐसी कई पार्टियां हैं जो 2-3 स्टेट में उनको ऑल इंडिया पार्टी का दर्जा तो प्राप्त है, मगर वो पूरे जगह से वो ऑल इंडिया पार्टी हो सकती है, क्योंकि रिक्वायरमेंट है 6% का लोकसभा में इलेक्शन वोट प्राप्त कर लेना। तो उस हिसाब से कई पार्टियां हैं जिनको कि 6% के आसपास है, तो उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, बट वो टेक्निकली राष्ट्रीय है नहीं। तो जो राष्ट्रीय 2 पार्टियां हैं भारत में जो वाकई में क्लेम कर सकती हैं अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी, वो है बीजेपी और दूसरी है कांग्रेस। अब उसके अलावा कई, जिनको हम क्षत्रप कहते हैं, अंग्रेजी में सैट्रप कहते हैं, ये जो क्षत्रप है यानी कि रीजनल पार्टी, जैसे आप इसका समझ लीजिए रीजनल पार्टी मतलब पीपीपी आपकी हो गई, जो सिंधी पार्टी है जिसको पंजाब में तो कोई वोट देगा नहीं, ठीक है ना। तो बेसिकली पीपी एक रीजनल पार्टी है, ठीक है ना। उसी तरीके से भारत के कई स्टेट्स में रीजनल पार्टीज बहुत सारी हैं जो अपना दबदबा रखती हैं। जैसे तमिलनाडु में डीएमके है, एआईएडीएमके है, अब बीजेपी भी उभर रही है। केरल में यूडीएफ है, कम्युनिस्ट पार्टी है। उसी तरीके से आप आ जाइए, क्या नाम है, यूपी में समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, इस तरीके की पार्टी है। तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड है। तो अगर आप टक्कर की बात करेंगे तो इस टक्कर को आपको 2 तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा जनरल इलेक्शन यानी लोकसभा इलेक्शन में। नंबर 1, वो स्टेट जहां कांग्रेस के अलावा कोई नहीं है, दूसरी कोई क्षत्रिय दल नहीं है, जैसे
मध्य प्रदेश सिर्फ कांग्रेस है वहां पे, तो भारत का तो बीजेपी का डायरेक्ट मुकाबला मध्य प्रदेश में कांग्रेस से होगा। दूसरा राजस्थान, कोई नहीं है वहां पे, बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से होगा। लेकिन आप तमिलनाडु में चले जाए, वहां कांग्रेस नहीं है, तो बीजेपी का मुकाबला डीएमके से होगा। उसी तरीके से आप उत्तर प्रदेश में आ जाएं तो कांग्रेस कहीं नहीं है, बीजेपी का मुकाबला समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी से होगा। तो यानी दो मुकाबले हो रहे हैं बीजेपी के स्टेट्स में, बीजेपी के लिए। एक वो स्टेट जहां सिर्फ कांग्रेस है और कोई पार्टी नहीं है, तो वहां बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। दूसरे वो स्टेट जहां और पार्टियां हैं मगर कांग्रेस उतनी सशक्त नहीं है, वहां बीजेपी वर्सेस रीजनल पार्टी है। तो ऐसे में बीजेपी को जनरल इलेक्शन में रीजनल पार्टी, साउथ की रीजनल पार्टी डीएमके को छोड़ दीजिए, तो बाकी हर पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो रीजनल पार्टी हो, 2 बार से बीजेपी ने उनको छका दिया है, उनको हरा दिया। जैसे पहली बार जब 2014 का इलेक्शन हुआ था, यूपी में बीजेपी का मुकाबला सपा और बसपा से था, त्रिकोणीय मुकाबला था, कांग्रेस कहीं नहीं थी। उसमें यूपी में 80 में से 73 सीटें जो है बीजेपी ने जीती थी। उसके बाद दोबारा जब इस साल इलेक्शन हुआ तो मेरे ख्याल से 65 या 67 के आसपास जीती बीजेपी ने सीटें। तो यानी कि वो वही आप साउथ में चली जाए तो डीएमके को वो ज्यादा अच्छा प्रदर्शन उनका साउथ में रहा नहीं। तो पॉइंट मेरे कहने का मतलब है कि टक्कर तो कहीं नहीं है, बीजेपी जहां पे पावरफुल है उन स्टेट में तो कोई टक्कर नहीं है, बीजेपी का एकदम स्वीप होने वाला है। जिन स्टेट में बीजेपी पावरफुल नहीं है या बीजेपी का कोई प्रेजेंस ही नहीं है, वहां पे तो वही पार्टी, जैसे तमिलनाडु है, सब कोई जानता है कि वहां पे बीजेपी का कुछ नहीं होने वाला है। उसी तरीके से आप देख लें उड़ीसा है, वहां शायद इस बार बीजेपी का कुछ जादू चल जाए, वरना वहां के जो लोकल पॉलिटिशियन है बीजू जनता दल के, बीजू पटनायक साहब के जो बेटे नवीन पटनायक जी हैं, वो स्ट्रॉन्ग करके बैठे हुए हैं। तो मुकाबला तो टक्कर जो है ना, वो वन साइडेड ही होगा। जहां पे बीजेपी मजबूत है वहां वन साइडेड बीजेपी जीतेगी, चाहे लोकल पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। और जहां पे लोकल पार्टियां मजबूत है वहां पे वन साइडेड होगा, वहां पे वही पार्टी जीतेगी, बीजेपी का कोई सीन नहीं लगता। तो आई थिंक कि ऐसा कोई कांटे का मुकाबला मगर कांग्रेस का हाल बुरा है, बहुत बुरा है ना? कांग्रेस का हाल बहुत बुरा है, क्योंकि कांग्रेस को कोई सीट छोड़ने को, देखिए ये सब पार्टियां कांग्रेस से निकली हैं, कांग्रेस कहां लड़ेगी? कांग्रेस को कोई सीट देने को तैयार नहीं है, बंगाल में सीट देने को तैयार नहीं है, इनको यूपी में सीट देने को तैयार नहीं है, इनको बिहार में सीट देने को तैयार नहीं है। तो ये तो 80 सीट यूपी में, 40 सीट बिहार में है, 120 सीटें हो गई। उसके बाद मेरे ख्याल से 40-42 सीटें बंगाल में है, 160 सीटें हो गई। उसके बाद आप चले जाइए, क्या नाम है, ये पंजाब में 8-10 सीटें, 170 सीटें हो गई वहां पे। तो बचा क्या इनके लड़ने के लिए? कहां बच रहा है सीट? कांग्रेस को कोई सीट ही नहीं देना चाहता। क्योंकि इनका तो सर वही हाल लग रहा है ना जो पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का है, कि खानदानी सियासत चल रही है, बाप आएगा, बेटा आएगा, बेटी आएगी, किसी और को जगह नहीं देते ये लोग भी। हाँ, तो बिल्कुल सही, वही है। कांग्रेस एक प्राइवेट इंटरप्राइज है। ये तो उन्हीं के बहुत बड़े नेता हैं, मनीष, पंजाब से आते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो मनीष करके उनका नाम है, एमपी भी रहते हैं। उन्होंने कहा था, क्या नाम है वो, एक शहजाद पूनावाला करके एक हैं, उन्होंने जब कांग्रेस छोड़ी थी तो उनको शहजाद पूनावाला को ही मनीष जी ने फोड़ा था कि भाई ये तो प्राइवेट इंटरप्राइज है, ये कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये तो बस जो गांधी परिवार चाहेगा वो चलेगा। तो ये तो दिस इज ए नोन फैक्टर। अब कांग्रेस को अभी तक गांधी परिवार ने पार लगवाया था, अब जो एनालिसिस है, गांधी परिवार ही उनकी सबसे बड़ी लायबिलिटी बन गया है, ये भी एक सच्चाई है। बिल्कुल, और इनको शायद नुकसान भी इसी वजह से हो रहा है। अब हमारे यहाँ भी जो एतराज किया जाता है वो यही कि बिलावल भुट्टो आएंगे, नहीं तो उनके खानदान का कोई आएगा, नवाज शरीफ नहीं होंगे तो उनकी बेटी आ जाएंगी मरियम नवाज। मतलब पार्टी में ऐसा लगता है कोई और मौजूद ही नहीं है, कि या तो वो नवाज फैमिली चल रही है और यहाँ भुट्टो फैमिली या जरदारी फैमिली चल रही है। और यही देख देख कर इन्होंने, यही कर करके इन्होंने जो है वो पार्टीज को किनारे लगा दिए। बिल्कुल डेमोक्रेसी का एक ड्रॉबैक है। और डेमोक्रेसी का क्या हर जगह पे, क्योंकि भाई अब उन्होंने इतना मेहनत करके अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, तो किसको दे दें वो पावर? नहीं तो सर कंट्री का सोचे ना, कंट्री का सोचे, ये लोग अपना सोचते हैं। ऐसे सब कंट्री का ही सोच रहा होता है भाई, वो किसको बनाए, वो जिसको दे देंगे वो कंट्री के लिए अच्छा सोचेगा, वो अपना नहीं बनाएगा। पॉइंट ये है कि आपने, आरजू जी, इतना मेहनत करके चैनल बनाया, आप किसी और को दे दीजिएगा, ये कि अपने बच्चे को दीजिएगा, अपने घर वालों को दीजिएगा। भाई पॉइंट ये है कि ये इतना आसान नहीं है इसको कह देना।
सर बीजेपी में भी ये होता है। चैनल से पब्लिक को कुछ नहीं होता। आप कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या कंट्री के मिनिस्टर्स बना रहे हैं, पूरी कंट्री जितने आपके पॉपुलेशन मिनिस्टर्स है तो वो बनाएंगे वो ना। सब उसमें होते हैं, सबके होते मैं हैं। चैनल का तो उससे कोई कंपैरिजन है ही नहीं। मैं चैनल से तो वो अच्छा एक चलिए बात दूसरा कह रही। एग्जांपल देता हूँ, चलिए हाँ। दूसरा एग्जांपल देता हूँ। कोई क्रिकेटर है, हम्म। उनके बच्चे क्रिकेटर में क्रिकेटर कैसे बन रहे हैं? क्योंकि उनको पता है भाई कि खिलवाड़ टेक्निक करना है। यहाँ पे देखिए, जो बना लेता है, मैंने अब अपना घर बना लिया, अपना वो बना लिया, मैं दूसरों को तो नहीं दे जाऊंगा, क्योंकि जब मैं बना रहा था तो कितने दूसरों ने मेरे पीठ में छुरा भोंका, वो तो नहीं देखा लोगों ने। तो ये आसान है ये एनालाइज कर देना कि भाई पॉलिटिकल पार्टी है, दूसरों को मौका दो। भाई दूसरे को मौका तो दे, वो जो मौका लेके आएगा वो उन्हीं के खंजर भोग देगा। इसका सीधा एग्जांपल ये देख लीजिए कि जब बीजेपी 2014 का इलेक्शन जीत गई और नीतीश कुमार जो थे उनको बिहार में लोगों ने हरा दिया, तो नीतीश कुमार जी ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी जी को चीफ मिनिस्टर बना दिया। उन्होंने सोचा ये तो पपेट रहेंगे, जो हम कहेंगे वही मानेंगे। जीतन राम मांझी साहब ने 3 महीने बाद आंखें गुरेरनी शुरू कर दी। तो उसके बाद नीतीश कुमार को समझ में आ गया, उन्होंने कहा भैया ऐसे नहीं चलेगा। उन्होंने तुरंत जीतन राम मांझी जी से कहा कि भैया तुम ऐसा करो, तुम रिजाइन करो, अब हम वापस से चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। देखिए इतना आसान नहीं होता, ये ड्रॉबैक है एक समझ लीजिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का। इसकी प्रॉब्लम जो है उसको ये किया जा सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड इलेक्शन ना होकर के इंडिविजुअल बेस्ड इलेक्शन करवा दीजिए। आप समझ दिए? उसका मतलब ये कि जिसको खड़ा होना है वो खड़ा हो जाए, फिर उसके लिए आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी से निकल के एग्जीक्यूटिव फॉर्म में जाना पड़ेगा, जहां पे कि जैसे अमेरिका का मॉडल है, वहां पे डायरेक्ट लोग चुनते हैं प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट अपना टीम बनाता है, उसके लिए कोई इलेक्टेड मेंबर की जरूरत नहीं है। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, लोगों में कमियां नहीं होगी, कमियां ढूंढने से नहीं होगा। जो अपना मेहनत करके बनाता है वो किस पे भरोसा करके अपनी जायदाद दे दे? मुलायम सिंह जी ने भरोसा करके अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाया, बेटे ने उन्हीं को साइडलाइन कर दिया। तो ये ऐसी इतना आसानी एनालिसिस नहीं होता इसका। ये प्रॉब्लम ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। बिल्कुल, लेकिन खैर पॉलिटिक्स में अजीब अजीब गेम होते हैं, वो तो जाहिर है, वो हम देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।